आज का हमारा नया टॉपिक है कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन हमारा फोर्थ हेड है। 3 हेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये सेक्शन 45 से लेके 55A तक कवर करता है, राइट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसका चार्जिंग सेक्शन पढ़ना होता है, जो कि है सेक्शन 45। किसी भी हेड का चार्जिंग सेक्शन हमें ये बताता है कि उस हेड में कौन सी इनकम आएगी, ठीक है, और वो कैसे टैक्सेबल होगी, राइट। तो मैं इसमें आपको एक चार्ट बनवा रहा हूं, उस चार्ट को आप बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, उस पे ही सारा चीजें बेस्ड है। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको कैपिटल गेन इनकम हो या किसी पर्सन को कैपिटल गेन इनकम अगर होनी है, तो सबसे जरूरी है कि उस बंदे के पास कोई ना कोई कैपिटल असेट का होना, क्योंकि कैपिटल गेन कैपिटल असेट को बेचने से, ट्रांसफर करने से होता है। तो अगर आपके पास कैपिटल असेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन होने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट। ठीक है, आप कहेंगे सर कैपिटल असेट होती क्या है, तो वो अभी हम सारा समझेंगे डिटेल में। ओके, चलिए। तो सबसे पहली बात, आपके पास कैपिटल असेट का होना जरूरी है। दूसरी बात, उस कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक घर है, तो घर होने से फायदा थोड़ी होगा, घर को आप बेचेंगे, ठीक है, घर को आप किसी को ट्रांसफर करेंगे तो ही प्रॉफिट और लॉस होगा ना। तो इसलिए कैपिटल असेट का होना जरूरी है और साथ ही साथ उस असेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। तीसरी बात, ये जो ट्रांसफर हुआ है ये प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, तभी तो हम इस साल टैक्सेशन की बात करेंगे। अगर ये प्रीवियस ईयर से पहले ही ट्रांसफर हो चुका है तो जाहिर सी बात है हम टैक्सेशन या तो पहले कर चुके होंगे या फिर उसके लिए हमें अलग से बातें करनी होगी। बेसिक रूल क्या कहता है कि ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ है तो हम उसकी कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर के लिए करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये सारी चीजें हो गई, अगर ये सारी चीजें हो गई तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपको गेन मतलब कि फायदा और लॉस मतलब कि नुकसान, क्या इन दोनों में से एक चीज होगी? अगर ये सारी चीजें सही रही, सारी कंडीशन फुलफिल हुई, तो या तो गेन होगा या लॉस होगा, जाहिर सी बात है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, इसके अलावा क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। तो आइदर प्रॉफिट और आइदर लॉस। ठीक है, तो हम भी गेन और लॉस वर्ड यूज कर रहे हैं। ये जो गेन होगा और लॉस होगा, इसका जो नेचर है वो दो तरीके का हो सकता है। नेचर दो तरीके का हो सकता है, मतलब कि ये फायदा या तो शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म हो सकता है। आप कहोगे सर फायदा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे होता है, हमने तो आज तक नहीं सुना ऐसा कुछ। बिल्कुल, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, नाम से अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म का मतलब आपने किसी एसेट को थोड़े टाइम अपने पास रखा और रख के बेच दिया, तो उससे होने वाला फायदा क्या है? शॉर्ट टर्म। और अगर आपने किसी एसेट को लंबे टाइम तक अपने पास रखा और फिर बेचा, तो उससे होने वाला फायदा क्या? लॉन्ग टर्म। अब ये शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम क्या होता है ये हम आगे डिटेल में बात करेंगे, राइट। बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई, प्रोसेस समझ में आ गई कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैपिटल असेट है या नहीं। जिस चीज को हम बेच रहे हैं, जिस चीज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बेचना तो छोटा वर्ड हो जाएगा, ट्रांसफर बड़ा वर्ड है। जिस चीज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो कैपिटल असेट है या नहीं, और उसका ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता, उसका जो ट्रांसफर हुआ है वो प्रीवियस ईयर में हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हुई तब जाके हमें या तो फायदा या नुकसान होगा, और दैट कैन बी ऑफ टू टाइप, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ओके, बोलिए, क्लियर है यहाँ पे? अब सवाल आता है कि सर हमें समझाओ कि ये कैपिटल असेट होता क्या है। ठीक है, तो कैपिटल असेट क्या होता है उसके लिए हम चलते हैं अलग से पेज पे। ये मान लीजिए अलग से हम उसको साइड में एक बार समझते हैं।
जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ये वाली चीज आपको नोट नहीं करनी है, बट इट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कैपिटल असेट मतलब क्या? ठीक है, देखिए कैपिटल असेट मतलब ऐसी चीजें जो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदते हैं। ठीक है, जो आप किस लिए खरीदते हैं? इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदते हैं या फिर यूज करने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, और जो कैपिटल नेचर की होती है। ये सारी चीजें अगर कंप्लीट कर रही है कोई भी एसेट, इन तीनों क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वो कैपिटल एसेट है। ये कंडीशन मैंने और में लिखी है, इन्वेस्टमेंट और यूज। ठीक है, ये वाली दोनों कंडीशन मैंने और में लिखी है, मतलब या तो इन्वेस्टमेंट के लिए या यूज के लिए। ठीक है, कैपिटल नेचर होना चाहिए, वो बात अपनी जगह है। ठीक है, अब कई बार कई चीजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि साथ ही साथ इंटेंशन भी मायने रखेगी कि हमने एसेट परचेज तो की, पर हमने एसेट परचेज क्यों की, क्या रीजन है। ठीक है, वो भी मायने रखेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं सर। मुझे एक बात बताइए, स्टॉक में और कैपिटल एसेट में क्या कोई फर्क है? मैंने ये बताया हुआ है आपको, जब मैं बीएनपी पढ़ा रहा था तो मैंने इसकी बात की थी आपसे कि स्टॉक में और कैपिटल एसेट में कोई फर्क है क्या? यस, स्टॉक इंटेंशन ऑफ रीसेल के साथ, स्टॉक इंटेंशन ऑफ रीसेल के साथ खरीदा जाता है कि हम खरीदेंगे बाद में वापस बेच देंगे। जबकि कैपिटल असेट या तो फॉर यूज और फॉर इन्वेस्टमेंट खरीदा जाता है। यस, तो फॉर यूज और फॉर इन्वेस्टमेंट परचेज किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये कार शोरूम में, एक कार के शोरूम में जो कार है वो कैपिटल असेट है या स्टॉक है? बताइए, एक कार के शोरूम में जो कार है वो कैपिटल असेट है या फिर स्टॉक है? सर स्टॉक है। ठीक है, क्यों? क्यों है स्टॉक भाई? क्योंकि इंटेंशन ऑफ सेल है। अगर हम कोई कार परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है, तो वो कैपिटल असेट है या स्टॉक है? सर वो कैपिटल असेट है। तो आपने देखा असेट के फॉर्म में कोई चेंज नहीं हुआ है, इंटेंशन में चेंज हुआ, दैट्स व्हाई उसका नेचर भी चेंज हो गया। ओके, ठीक है। ज्वेलरी शोरूम में ज्वेलरी रखी हुई है, तो वो स्टॉक है या कैपिटल असेट है? ज्वेलरी के शोरूम में ज्वेलरी रखी हुई है, तो वो कैपिटल असेट है या स्टॉक है? सर स्टॉक है। और आप ज्वेलरी परचेज करके लाते हैं अपने घर पे, वो कैपिटल असेट है या स्टॉक है? सर वो तो कैपिटल असेट है। तो समझ पा रहे हैं आप क्या डिफरेंस है? यस, इंटेंशन का भी डिफरेंस होता है कि हमने एसेट एक्वायर क्यों की है, राइट। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जो कैपिटल असेट है इसके कुछ एक्सेप्शन बोले गए। एक्सेप्शन का मतलब, एक्सेप्शन का मतलब ये हो गया कि ये असेट कैपिटल असेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। कौन सा? सबसे पहले तो बोला गया स्टॉक इन ट्रेड। क्यों बोला गया इसका रीजन मैं एडवांस में आपको बता चुका हूं, क्योंकि स्टेक फॉर स्टॉक जो होता है वो इंटेंशन ऑफ सेल होता है और बिजनेस के अंदर आता है, उससे होने वाली इनकम बिजनेस में आती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर उससे होने वाली इनकम बिजनेस में आती है तो उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी इनकम दोनों जगह आ जाएगी, बीएनपी में भी आ जाएगी और कैपिटल गेन में भी आ जाएगी। तो दैट्स वाई उसको यहाँ से हटा दिया। उन्होंने हटाने का तरीका क्या अपनाया कि भैया वो कैपिटल असेट ही नहीं है,
अब जब कैपिटल असेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन हो सकता है क्या, बताइए। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम किसी असेट पे कैपिटल गेन ना लगाएं, उसको कैपिटल गेन से बाहर कर दें, तो क्या सबसे आसान काम है कि उसको कैपिटल असेट की डेफिनेशन से ही बाहर कर दो? अपने आप बाहर हो जाएगा। यस, इसीलिए दूसरी चीज जिसका नाम है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, इसको भी उन्हें टैक्स फ्री करना था। उन्हें कहना था कि अगर आप रूरल में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे बेचते हैं तो हम आपसे कैपिटल गेन चार्ज नहीं करें। तो बोला भाई कैसे करें, तो उन्होंने कहा सेम तरीका, इसको भी कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर कर दो। जैसे ही ये कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर होगा, जाहिर सी बात है इस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिक कंडीशन ही यही है कि कैपिटल गेन लगने के लिए कैपिटल असेट होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट बोला गया गोल्ड बॉन्ड 1999। आपको कि सर ये क्या है, देखिए गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड इश्यू की। गोल्ड बॉन्ड समझते हैं आप क्या होता है, क्या आप समझते हैं गोल्ड बॉन्ड बेसिकली होते क्या? गोल्ड बॉन्ड का मतलब है आज गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि आप हमसे गोल्ड के बॉन्ड परचेज कर लो, ठीक है। सपोज 5 साल के बॉन्ड है, आज हम आपको गोल्ड बॉन्ड दे रहे हैं एक पर्टिकुलर रेट पे, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपको 10 ग्राम गोल्ड चाहिए, तो आप गवर्नमेंट से 10 ग्राम गोल्ड के बॉन्ड परचेज कर दो और उनको उतने पैसे दे दो। वो आपको क्या करेंगे, अपने बॉन्ड के पैसे ले लेंगे और आपको बॉन्ड प्रोवाइड कर देंगे। अब ऑन मेच्योरिटी वो उतना गोल्ड या उतने गोल्ड की वैल्यू के बराबर पैसा आपको पे करेंगे, चाहे उस दिन प्राइस कुछ भी हो, चाहे उस दिन प्राइस कुछ भी हो, समझ गए। तो जो वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा वो आपका बेनिफिट वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड इश्यू किए। अब बॉन्ड इश्यू किए और आपको कहा परचेज करो, आपने मना कर दिया, साहब हम तो परचेज नहीं करें। तो बोला क्यों परचेज नहीं करोगे भाई, क्या दिक्कत है परचेज करने? बोला सर देखो पहली बात तो लॉन्ग टर्म चीज है, दूसरी बात कल को इसमें फायदा होगा तो आप टैक्स भी लोगे, तो हमें तो नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा भाई ठीक है हम तुम्हारा टैक्स नहीं लेंगे, तुम बॉन्ड तो परचेज करो, ठीक है। तो उस चीज को कायम करने के लिए, उस चीज को अप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, गोल्ड बॉन्ड को भी कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर कर दिया, तो अपने आप कैपिटल गेन हट गया। ओके, थोड़े टाइम पहले 2015 में भी गवर्नमेंट ने गोल्ड सर्टिफिकेट इश्यू किए और उनमें भी ऐसा ही सिस्टम रहा, उन्हें भी कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया। और जैसे ही वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर हुए, जैसे ही वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर हुए, उन पे भी कैपिटल गेन लगना बंद हो गया। ओके, तो बड़ा ही देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, पर जो चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी उसको मैं ज्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा, और जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसका आपको नाम पता हो वही इनफ है, उसके लिए मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो दो चीजें हैं, एक स्टॉक जिसके लिए मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, और दूसरा है पर्सनल इफेक्ट, मतलब पर्सनल चीजें, ठीक है। अब पर्सनल चीजों में क्या बोला गया कि अगर आपके पास कोई पर्सनल असेट है, ठीक है, जैसे आपके कपड़े हैं, ठीक है, जैसे आपके कपड़े हैं, आपके जूते हैं, आपकी घड़ी है, आपकी पर्सनल गाड़ी है, आपका घर का फर्नीचर है, तो इन चीजों पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम कैपिटल गेन चार्ज नहीं करेंगे, हम आपको इनको टैक्स फ्री कर रहे हैं। पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने इसमें आपको कोई रिलीफ नहीं दी है। ये लगता रिलीफ जैसा है पर इसमें कोई रिलीफ नहीं है। कैसे, देखिए गवर्नमेंट ने कहा पर्सनल चीजों के हम कुछ एक्सेप्शन बना रहे हैं। पर्सनल चीजें वैसे तो कैपिटल असेट में नहीं आती, पर पर्सनल चीजों के कुछ एक्सेप्शन है।
तो मुझे बताइए एक बार ध्यान से सोच के, कैपिटल असेट का एक्सेप्शन है पर्सनल असेट, और पर्सनल इफेक्ट की चीज का एक्सेप्शन है सपोज ज्वेलरी। तो इसका मतलब ज्वेलरी कैपिटल असेट है या नहीं? ज्वेलरी कैपिटल असेट है या नहीं? है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या होता है? इंक्लूजन होता है। कैपिटल असेट का एक्सेप्शन ये था, मतलब ये पांचों चीजें कैपिटल असेट नहीं थी, पर इनका कोई एक्सेप्शन हुआ तो वो कैपिटल असेट होगा, राइट? यस। तो पहला बोला गया ज्वेलरी, दूसरा बोला बुलियन। बुलियन मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, याद है आपको? बुलियन का मतलब होता है गोल्ड और सिल्वर। जो सिल्वर के या गोल्ड के जो बिस्किट बार्स, ठीक है, या रो गोल्ड आता है, उसको बोलते हैं बुलियन, राइट? ठीक है, तो ज्वेलरी, बुलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है, स्कल्पचर, और एनी वर्क ऑफ आर्ट। इन्होंने कहा कि हम इन चीजों को कैपिटल असेट मानेंगे, मतलब इन्हें हम पर्सनल होते हुए कैपिटल असेट में लेके जाएंगे। इन्हें हम पर्सनल होते हुए भी कैपिटल असेट में लेके जाएंगे, मतलब इन पे कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने लोगों को कहा कि हम पर्सनल चीजों पे टैक्स माफ कर रहे हैं, लोग खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि पर्सनल पे माफ तो कर रहे हैं पर इन चीजों को छोड़ के। तो क्या वाकई में गवर्नमेंट ने हमें कुछ रिलैक्सेशन दिया, या गवर्नमेंट ने आपको बेवकूफ बनाया? आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जितनी चीजें कीमती है, वैल्यूएबल है, प्रीशियस है, और जितनी चीजों में रेट बढ़ने के चांसेस है, उन सबको तो उन्होंने कैपिटल असेट बना लिया। तो जिन चीजों के रेट बढ़ने के चांस है या जो कीमती है, उनको तो उन्होंने क्या कर लिया? कैपिटल असेट बना लिया। और बाकी चीजें जिन पे जनरली रेट घटती है, उन्होंने कहा ये पर्सनल है, इस पे टैक्स देने की जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे बताओ, आपका पर्सनल लैपटॉप, आपकी पर्सनल गाड़ी, ठीक है, आपके कपड़े, शूज वगैरह, क्या इनका कभी रेट बढ़ता है? क्या इनका कभी रेट बढ़ता है क्या? नहीं सर, इनका रेट तो नहीं बढ़ता। तो अगर इन पे कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता, ठीक है, अगर सोचो इनका कैपिटल गेन अगर कैलकुलेट किया जाता तो वो तो लॉस होता, इन पे तो लॉस कैलकुलेट होता। और जब इन पे लॉस कैलकुलेट होता तो हम उस लॉस को किसी न किसी दूसरे प्रॉफिट से सेट करते, तो गवर्नमेंट का तो टैक्स का लॉस होता वहां पे। तो गवर्नमेंट ने कहा था पर्सनल को असेट से ही निकाल दो बाहर। गवर्नमेंट ने अब क्या कहा कि कैपिटल असेट की डेफिनेशन से ही पर्सनल चीजों को बाहर निकाल दो, पर उसमें जो कीमती चीजें हैं जिनके भाव बढ़ने हैं, उनको कैपिटल असेट में ले आओ ताकि हमें टैक्स मिल जाए। समझ गए? तो बेसिकली गवर्नमेंट ने आपसे ज्यादा टैक्स चार्ज करने के लिए प्रोसेस अपनाया। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप अपनी पर्सनल कार बेचते हैं तो बताइए कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा? अगर आप अपनी पर्सनल कार बेचते हैं तो कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल कार तो कैपिटल असेट ही नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी ज्वेलरी बेचते हैं तो कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि ज्वेलरी तो कैपिटल असेट है, राइट? यस सर, ठीक है। प्राची, रिद्धि सिद्धि, अंजलि, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, बताते रहें। प्राची का तो आ गया है, रिद्धि सिद्धि एंड अंजलि, ओके, डन। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और आता है कि सर घर जो है वो तो कहीं नहीं आया। यहाँ पे एक सवाल और मन में आना चाहिए आपके कि सर घर तो नहीं आया। घर पर्सनल सेट नहीं, पर्सनल इफेक्ट की चीज नहीं होती है, घर कैपिटल एसेट होगा, ठीक है। घर पर्सनल इफेक्ट की चीज में नहीं आता है,
तो हमें उसको ना तो उसमें लिखने की जरूरत है ना ही एक्सेप्शन में लिखने की जरूरत है, वो कैपिटल असेट है ऑलरेडी। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो होगी, हाउस जो होगा, वो ऑलरेडी कैपिटल असेट में है। ओके, ठीक है। इसमें और भी कई चीजें डिटेल में होती हैं, पर हम वहां नहीं जा रहे क्योंकि वो हमारे लिए इतनी रिलेवेंट नहीं है। राइट, चलिए अब आ जाते हैं ट्रांसफर में। ट्रांसफर मतलब क्या? हम अगर कहें ट्रांसफर मतलब बेचना, तो बेचना तो बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या बेचने के अलावा कोई तरीका नहीं है जिससे हमारे पास से असेट चली जाए और उसके बदले में हमारे पास कुछ आ जाए? है? नहीं राघव, लीज नहीं है, क्योंकि लीज में असेट जाती नहीं है। लीज में असेट यूज करने के लिए हम देते हैं, सामने वाले को रखने के लिए नहीं देते। राइट, आप ये मान लीजिए, मैं एक सिंगल लाइन में बता रहा हूं ट्रांसफर का मतलब, ऐसा कोई भी तरीका जिससे आपके पास से आपकी असेट जा रही है और उसके बदले में आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा है। राइट, चलिए सबसे इजी सेल। राइट, दूसरा प्रियंका कह रही है सर एक्सचेंज, बिल्कुल ठीक है, एक्सचेंज भी चलता है। और बताइए और कोई तरीका? बोलिए और कोई तरीका? रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है अपना टाइटल छोड़ देना और उसके बदले में पैसे ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट राघव बोल रहे हैं सर शेयर के बदले में क्या? शेयर के बदले में क्या? कन्वर्जन, हाँ ठीक है। कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जब रोड बनाती है, ठीक है, या गवर्नमेंट को कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है, एट दैट टाइम गवर्नमेंट आपसे प्रॉपर्टी एक्वायर करती है कंपल्सरीली, और कंपल्सरी प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बाद में आपको उसके बदले में क्या दे देती है? मुआवजा दे देती है। ठीक है, तो क्या वो भी ट्रांसफर है? क्योंकि उस केस में भी हमारी एसेट जा रही है और उसके बदले में हमारे पास पैसा आ रहा है। बोलिए, सही है? यस, नेक्स्ट डैमेज ऑफ असेट। डैमेज ऑफ असेट अगर इंश्योरेंस है तो आपने अपनी एसेट का इंश्योरेंस करवा रखा है और वो एसेट क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, तो जाहिर सी बात है आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो क्या वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ जाएगा? क्योंकि एसेट जा रही है और पैसा आ रहा है। ओके, और नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ असेट इनटू स्टॉक। कन्वर्जन ऑफ असेट इनटू स्टॉक, आपके पास कोई कैपिटल असेट है और आप उसे स्टॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि एसेट जा रही है और बदले में स्टॉक आ रहा है। बोलिए, आई बात समझ में? दोबारा सुन लीजिए, सेल का मतलब आपने सिंपली सामान बेचा। एक्सचेंज का मतलब बार्टर सिस्टम, आपने कुछ दिया और कुछ लिया। रिलिंक्विशमेंट का मतलब आपने अपना टाइटल छोड़ दिया और उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिला। जैसे आपका कोई अधिकार, मान लीजिए एक घर है और घर में 3 भाई है और तीनों का हिस्सा है,
ओके, पर वो घर अभी भी पिताजी के नाम पे, तीनों भाइयों के नाम पे नहीं है। पर घर में भाई का हिस्सा तो है। एक भाई कहता है कि भैया मुझे घर रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे आप पैसा दे दो और मेरा शेयर भी आप रखें। तो एक भाई अपना टाइटल छोड़ता है और वो टाइटल दूसरे भाई के पास चला जाता है, दूसरा भाई उसके बदले में उसको कुछ पेमेंट कर रहा है। तो क्या ये भी ट्रांसफर हो गया? यस। नेक्स्ट कंपल्सरी एक्विजिशन बताई दिया आपको कि गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है आपकी प्रॉपर्टी, तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन देती है। डैमेज के केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करती है, और कन्वर्जन के केस में आपका असेट चला जाता है और बदले में स्टॉक आपके पास आ जाता है। तो इन सारे ही केसेस में आपके लिए असेट जा रही है और कंसिडरेशन आ रहा है। बता दीजिए एक बार, यहां तक क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो बोल दीजिए। यहां तक किसी के भी कोई डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर? सर कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए ट्रांसफर में, जब भी ट्रांसफर मानेंगे ना। यस बिल्कुल, कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है, कंसिडरेशन नहीं हुआ तो ट्रांसफर नहीं होगा। बिल्कुल कंसिडरेशन, क्योंकि हमने कहा ही क्या, हमने डेफिनेशन ही ऐसे बनाई, असेट जा रही है और बदले में कुछ आ रहा है। ठीक है, अगर बदले में कुछ आ ही नहीं रहा है तो ट्रांसफर कैसा? ओके ठीक। चलिए इसी में मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, तो मे बी वो आपके ये डाउट क्लियर कर देगी। एक आता है सेक्शन 47, एक हम पढ़ेंगे आगे इसी में, आज तो हम समरी बता रहा हूँ मैं आपको इस पूरे चैप्टर की। इसमें एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 47, वो इसी पॉइंट की बात कर रहा है कि कुछ ट्रांसफर ऐसे होते हैं जिनमें असेट तो जा रही है पर पैसा नहीं आ रहा, या फिर किसी और रीजन से उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता है। जैसे कि गिफ्ट, गिफ्ट में असेट जाती है पर कुछ आता है क्या बदले में? नहीं सर, नहीं आता। ठीक है। इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार में कोई एसेट मिलती है तो कुछ देना पड़ता है क्या उसके बदले में? नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? इट्स नॉट ट्रांसफर, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और जब ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके चलिए, अब हमने कहा कि सर ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए तो हम इस साल टैक्सेशन करें। तो क्या इसका मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि ट्रांसफर अगर 2020-21 में हुआ है तब तो हम टैक्सेशन करेंगे, पर अगर ट्रांसफर 20-21 से पहले हो गया तो हम इस साल उसका टैक्सेशन नहीं करेंगे? बताइए, क्या यही कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? यस। पर इस रूल के भी क्या है? एक्सेप्शन है। इस रूल के भी क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, और क्या है वो एक्सेप्शन? फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6, ये तीनों ही इस रूल के एक्सेप्शन है। कैसे? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं अपन। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है, अभी दूसरा एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ओके चलिए, देखिए यहाँ पे बोला कि मान लीजिए मिस्टर एक्स ने एक घर बनाया या खरीदा, परचेज किया,
कब परचेज किया? 2008 में परचेज किया। कितने रुपए में? 10 लाख रुपए में। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट को यहाँ पे एक सड़क बनानी थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्विजिशन में ले लिया। और ये कब की बात है? ये 2018-19 की बात है। ये 2018-19 की बात है। और गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे 60 लाख रुपए का। कॉम्पनसेशन देंगे 60 लाख रुपए का, पर अभी दिया नहीं फिलहाल। अब 2018-19 में जैसे ही इनका मकान टेक ओवर हुआ और इनको 60 लाख मिलने की बात हुई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको बोलता है कि भैया आपका मकान देखो एक्वायर हो गया। यस, मकान कैपिटल एसेट होता है, बिल्कुल होता है। कंपल्सरी एक्विजिशन होना ट्रांसफर होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, इसका मतलब आपको 60 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, 60 लाख का आपका घर था जो आपने बेचा है, 10 लाख में आपने परचेज किया था, तो 50 लाख आपका फायदा है। अभी मैं इंडेक्सेशन को इग्नोर कर रहा हूं, मतलब इतने दिन में जो भाव बढ़े होंगे चीजों पे, महंगाई बढ़ी होगी, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इग्नोर इंडेक्सेशन। ठीक है, तो 50 लाख का आपका फायदा हो गया। लाओ हमें टैक्स दे दो। ये टैक्स लेने के लिए ये डिपार्टमेंट आपके पास आ गया 2018-19 में। क्या आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं? क्या आप कैपेबल है फिलहाल टैक्स देने में? बताइए। आपको गवर्नमेंट से 60 लाख मिलने वाले हैं और डिपार्टमेंट आके कहता है कि 60 मिलने वाले हैं, 10 की आपकी कॉस्ट थी, 50 का आपका प्रॉफिट हो गया है, गेन हो गया है, तो इस पे आप हमें टैक्स दे दो। ठीक है, आप कहेंगे नहीं सर अभी कहाँ से टैक्स दे दे, अभी तो बात हुई है, पैसे तो आए नहीं है, मिलने वाले हैं, एग्री, पर पैसे तो आए नहीं, और पैसे नहीं आए तो हम आपको टैक्स कहाँ से दें? जब कैश मिलेगा तब दे देंगे ना। अच्छा, प्रियंका कह रही है सर जब कैश मिलेगा तब दे देंगे। इनको कैश मिला 2020-21 में, इनको केस मिला 2020-21 में। ठीक है, ये कहते हैं साहब जिस दिन पैसा मिला उस दिन टैक्स ले लेना, आज हम कहां से दें, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही लग रही है आपकी कि ठीक है पैसे बिना आप दोगे कहां से, क्योंकि अभी तक तो हमने ही पैसा नहीं दिया। लेने वाली भी गवर्नमेंट ही है ना, टैक्स लेने वाली भी गवर्नमेंट है और कंपनसेशन देने वाली भी गवर्नमेंट है। तो उन्होंने कहा जब गवर्नमेंट ने पैसा ही नहीं दिया तो आप टैक्स कहां से दोगे गवर्नमेंट? तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप हमें टैक्स कब दे देना? जब आपको पैसा मिले। अब मिलने में हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा मिले, पहले थोड़ा फिर थोड़ा, पर पहली बार जैसे पहले पैसा मिलेगा ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सबसे पहले आप हमें टैक्स पे करो। आपने कहा ठीक है साहब कर देंगे, आज तो जाओ आप, आज तो हमारा पीछा छोड़ो। ठीक है, जब मिलेगा तो पहले आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो घर ट्रांसफर हुआ कौन से साल में ट्रांसफर हुआ? ये घर कौन से साल में ट्रांसफर हुआ? सर ये तो 18-19 में ट्रांसफर हुआ, जबकि इस पे टैक्स कब लग रहा है? 2020-21 में लग रहा है। तो जो हमारा रूल था कि ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में हुआ तो ही इस साल टैक्स लगेगा, वरना इस साल टैक्स नहीं लगेगा, क्या वो रूल यहाँ पे फेल हो गया? यस, इसीलिए तो इस चीज को एक्सेप्शन में कवर किया गया है। इस चीज को एक्सेप्शन में कवर किया गया है कि इस केस में बेसिक रूल नहीं लगेगा। इस केस में जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन पैसा टैक्सेबल होगा, उस दिन ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होगा। बोलिए, आई बात समझ में? यस सर, समझ में आ गई। ये सेम चीज तीनों चीजों में हो सकती है। तीन केस जो मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से तीन केस में ये बात हो सकती है? डैमेज ऑफ असेट में हो सकता है, यस वो तो हमने पढ़ ही लिया, जैसे डैमेज ऑफ असेट में तो हो सकता है ऐसा।
हाँ सॉरी, कंपल्सरी एक्विजिशन हमने पढ़ लिया है। डैमेज में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस साल असेट जल गई, पर इंश्योरेंस कंपनी जो हमें क्लेम देगी वो अगले साल देगी, तो टैक्स हमें इस साल देना चाहिए, अगले साल देना चाहिए? अगले साल देंगे। ठीक है, सेम पॉइंट यहाँ होता है। हमने इस साल कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, पर स्टॉक बिका ही नहीं। जब तक स्टॉक बिकेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, और पैसा जब तक आएगा नहीं, आप टैक्स कहाँ से दो? तो मुझे बताओ, क्या इन तीनों चीजों में हमारा ये कहना कि टैक्स तब लगेगा जब पैसा मिलेगा, क्या सही होगा? तीनों चीजों में, इन तीन केस में ये कहना कि पैसा जब मिलेगा तब टैक्स का पेमेंट करना है, अभी ट्रांसफर होते ही टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। बोलिए, इज दैट क्लियर? किसी के कोई डाउट? पहली बार कंसिडरेशन कितना ही मिले, टैक्स तो पूरे पे देना हो। यस, ये ट्रांजेक्शन उस दिन टैक्सेबल हो जाएगा। जब पहली बार पैसा मिलेगा ना, उस दिन ट्रांजेक्शन पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे पैसा कितना भी मिले। तो प्रायोरिटी आपको इनकी रखनी है, पहले पेमेंट आपको इनको देना है। ठीक है, ये मैंने आगे लिख दिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कन्वर्जन के केस में जिस दिन माल बिकेगा, जिस दिन स्टॉक बिकेगा, उस दिन हमें टैक्स देना है। वही सेम चीज, थोड़ा भी बिका तो फिर पूरा ट्रांसफर टैक्सेबल हो जाएगा। कहने का मतलब, आपने जो इवेंट किया है, आपने जो ट्रांजेक्शन किया है, उससे आपकी इनकम जनरेट होनी चाहिए, कैश इनफ्लो होना चाहिए। जैसे कैश इनफ्लो होगा, वो ट्रांजेक्शन टैक्सेबल हो जाएगा। लो, ये आज का पूरा टॉपिक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। थैंक यू।